6 मई 2008 नीरज को एक फोन आता है। नीरज फोन उठाता है और ये फोन किसी और का नहीं बल्कि मारिया का था, जिससे नीरज की अभी अभी दोस्ती हुई है। मारिया आज नए घर में शिफ्ट हो रही थी, इसलिए वो नीरज को मदद के लिए बुलाती है। नीरज भी मारिया को पसंद करता था, इसलिए वो उसके बुलाने पर चला जाता है। दोनों ने सामान सेट किया। इस रात मारिया और नीरज दोनों घर में अकेले और एक साथ थे। अगली सुबह यानी कि 7 मई 2008 को सवेरे सवेरे मारिया के घर की घंटी बजती है। मारिया दरवाजा खोलती है और फिर इस घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। हम बात कर रहे हैं 2008 में मुंबई में हुए नीरज ग्रोवर हत्याकांड की। एक ऐसा मर्डर जिसने लोगों को बिल्कुल हैरान कर दिया। लेकिन क्या है नीरज मर्डर केस का पूरा सच? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के किशनी गांव से हुई, जहां 23 फरवरी 1982 को नीरज ग्रोवर का जन्म हुआ था। नीरज बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। शुरुआती एजुकेशन पूरी करने के बाद नीरज ने मासकॉम में डिग्री ली और निकल पड़े माया नगरी मुंबई। मुंबई पहुंचकर नीरज को जल्द ही एक प्रोडक्शन हाउस में जॉब भी मिल गई, जहां नीरज ने टेलीविजन एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करना शुरू किया। इसी दौरान टीवी पर एक शो आया जिसका नाम था क्या आप 5वीं पास से तेज है। ये वही शो था जिसे किंग खान यानी कि शाहरुख खान ने होस्ट किया था और इस शो के लिए नीरज ग्रोवर ने काम किया था। नीरज ग्रोवर की मेहनत और लगन का ही नतीजा था कि उन्हें इस शो के तुरंत बाद ही दूसरे शो की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई। इवन वो इस सीरियल के लिए हीरोइन के ऑडिशंस भी देख रहे थे और इन्हीं ऑडिशंस के दौरान नीरज की मुलाकात होती है मारिया से। मारिया का पूरा नाम मोनिका सुसाईराज है और मुंबई आने से पहले वो कन्नड़ इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा थी। मारिया ने कई कन्नड़ फिल्मों में काम किया, जिनमें से कई फिल्में सुपर डुपर हिट रहीं। बदलते समय के साथ मारिया को कन्नड़ इंडस्ट्री ने हाथों हाथ लिया और वो फेमस होती चली गई। लेकिन जैसे ही कामयाबी इनके कदम चूमने लगी, मारिया ने कन्नड़ इंडस्ट्री से निकलकर बॉलीवुड में अपना सिक्का चलाने की सोची और वो निकल पड़ी माया नगरी मुंबई के लिए। यहाँ मारिया ने कई सारे ऑडिशंस दिए, लेकिन अफसोस कि बॉलीवुड ने मारिया को एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए मारिया ने टेलीविजन की दुनिया में अपना करियर बनाने की सोची और इसी दौरान मारिया को सीरियल के ऑडिशंस का पता चला, जिसके ऑडिशंस की जिम्मेदारी नीरज ग्रोवर पर थी। मारिया यहाँ ऑडिशन देने जाती है और पहली बार में ही मारिया का चेहरा नीरज के दिल में उतर जाता है। पर क्योंकि मारिया की हिंदी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे सीरियल में काम नहीं मिलता। लेकिन मारिया इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी कि मुंबई में उसे पहचानने वाला कोई भी नहीं है और इकलौता नीरज ही है जिसकी इंडस्ट्री में पहचान है और वही उसे काम भी दिला सकता है। इसलिए मारिया नीरज का नंबर निकालती है और उसे फोन करती है। अपनी मुलाकात के बारे में वो याद दिलाती है और फिर इन दोनों की कुछ कुछ बातें शुरू होती है। धीरे धीरे फोन कॉल का सिलसिला दोस्तों यूं ही चलता रहता है। नीरज मारिया से कहता है कि वो उसे काम दिलवा देगा और अब वो मारिया से प्यार भी करने लगा था। लेकिन नीरज इस बात से अनजान था कि मारिया का एक बॉयफ्रेंड भी है और वो उसे सिर्फ यूज कर रही है। लेकिन एक दिन दोस्तों सच का सारा चिट्ठा खुल गया और नीरज को पता चला कि मारिया का एक बॉयफ्रेंड भी है, जिसका नाम है लेफ्टिनेंट इमाल जेरोम मैथ्यू। जेरोम मैथ्यू भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट के पद पर थे और उस समय वो कोची में सर्विस दे रहे थे। मारिया जेरोम मैथ्यू को नीरज के बारे में सब बताती है, लेकिन जेरोम को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मारिया नीरज से बात भी करे। हालांकि मारिया ने जेरोम को समझाया कि नीरज सिर्फ मुंबई में काम दिलवाने में उसकी मदद कर रहा है, लेकिन जेरोम का शक दूर नहीं हुआ और उसने मारिया को नीरज से दूर रहने के लिए कहा। इधर मारिया जेरोम की बातें एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। काफी टाइम बाद भी मारिया को मुंबई में काम नहीं मिला, लेकिन अभी वो यहाँ और समय बिताना चाहती थी। इसलिए मारिया ने नीरज की हेल्प से एक घर रेंट पे ले लिया। ये बात 6 मई 2008 की है, जब मारिया अपने इस नए घर में शिफ्ट हो रही थी। लेकिन उसकी मदद को कोई नहीं था और शायद उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा था। इसलिए मारिया फोन उठाती है और नीरज को कॉल करती है। मारिया नीरज से कहती है कि मुझे शिफ्टिंग में तुम्हारी मदद चाहिए। नीरज जो पहले ही मारिया पर दिल हारे बैठा था, वो मारिया के कहने पर उसकी मदद करने उसके घर चला आया। उस दिन नीरज और मारिया ने पूरे दिन काम किया और सामान घर में सेट किया। शाम को करीब 7 या 7:30 बजे होंगे, मारिया के फोन की घंटी बजती है और ये फोन था उसके बॉयफ्रेंड जेरोम का। जेरोम और मारिया आपस में बात करने लग जाते हैं क्योंकि 2 महीने बाद इन दोनों की सगाई भी होने वाली थी। जेरोम मारिया से बात कर ही रहा था कि तभी उसे पीछे से एक मर्द की आवाज सुनाई थी। जेरोम समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि ये नीरज ही है। जेरोम मारिया पर जोर से चिल्लाया। मारिया ने कहा कि वो सिर्फ घर की शिफ्टिंग करने में उसकी मदद करने आया है, अभी काम खत्म होते ही वो चला जाएगा। जेरोम मारिया पर फिर चिल्लाता है और उससे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उसे घर से भेजे। मारिया जेरोम से कहती है ठीक है, काम खत्म होते ही भेज दूंगी और इतना कहकर वो फोन काट देती है।
मारिया ने जेरोम से कह तो दिया था कि वो नीरज को भेज देगी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसलिए वो उस रात नीरज को कहीं नहीं भेजती और दोनों एक साथ एक अपार्टमेंट में रात बिताते हैं। दूसरी तरफ जेरोम के मन में यह बात बैठ गई थी कि नीरज मारिया के साथ है और उसे लग रहा था कि मारिया नीरज को कहीं नहीं भेजेगी और वो दोनों एक साथ ही होंगे। जेरोम रात भर ये सोच सोच के बेचैन होता रहा कि नीरज और मारिया एक साथ होंगे, इसलिए उससे रहा नहीं गया और वो केरल एयरपोर्ट पहुंच गया, जहां से उसने पहली फ्लाइट ली और सीधा मुंबई पहुंच गया। मुंबई पहुंचकर जेरोम सुबह सुबह मारिया के घर पहुंचता है और बेल बजाता है। वहीं घर के अंदर मौजूद मारिया इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि दरवाजे पर जेरोम है। वो बेसुध होकर दरवाजा खोलती है और जेरोम को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी जेरोम मारिया के पीछे नीरज को खड़ा हुआ देख लेता है। नीरज को देखते ही जेरोम का खून खौल जाता है और वो चिल्लाता हुआ नीरज का कॉलर पकड़ लेता है। मारिया उसे समझाती है कि वो सिर्फ काम से आया था, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जेरोम उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे धक्का देकर नीरज को पीटने लगता है। जेरोम की आंखों में अब खून उतर चुका था। वो न आओ देख रहा था न ताओ। नीरज को बुरी तरह वो पीटता है। तभी जेरोम की नजर किचन में पड़े धारदार चाकू पर जाती है और जेरोम 9 इंच लंबे इस चाकू को उठाकर नीरज को मारना शुरू कर देता है। जेरोम इतने गुस्से में था कि उसने लगातार नीरज पर चाकू से वार किए, जिस वजह से नीरज जमीन पर गिर पड़ा। जेरोम अभी रुका नहीं, बल्कि नीरज पर लगातार चाकू से वार करता रहा, जिस वजह से नीरज ने वहीं दम तोड़ दिया। मारिया ये सब देखकर सन्न रह जाती है। ये दिन था 7 मई 2008, यानी कि 24 घंटे पहले नीरज जिस मारिया की मदद करने आया था, अब उसी नीरज की उसी मारिया के घर में लाश पड़ी थी। कुछ देर तक दोनों एक जगह सिर पकड़कर बैठ जाते हैं कि अब क्या करें। अब क्योंकि ये दोनों पुलिस के पास नहीं जाना चाहते थे, इसलिए ये दोनों लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं और नीरज की लाश को घसीटते हुए बाथरूम में लाकर रख देते हैं। अगली सुबह मारिया बैग और कुछ पैसे उठाती है और सीधा पहुंचती है शॉपिंग मॉल। यहाँ से मारिया रस्सी, 2 बड़े बड़े चाकू, एयर फ्रेशनर, 2 बड़े बैग और चादर वगैरह खरीद कर घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचते ही मारिया ये सारा सामान जेरोम को देती है और जेरोम उन 2 बड़े बड़े चाकुओं से नीरज ग्रोवर की लाश के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देता है। जी हाँ, मारिया ने ये सारा सामान नीरज ग्रोवर की लाश को ठिकाने लगाने के लिए खरीदा था। जेरोम और मारिया हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए नीरज को बड़े बड़े बैगों में भर देते हैं। अब ये दोनों बैग्स को ठिकाने लगाना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मारिया के पास गाड़ी नहीं थी और इस घर में आए उसे कुछ ही दिन हुए थे। ऐसे में इतना सारा कचरा, किसी को भी शक हो सकता था। इसलिए मारिया अपना दिमाग दौड़ाती है और एक दोस्त से उसकी गाड़ी मांग लेती है, ये कहते हुए कि उसे शॉपिंग पर जाना है। गाड़ी मिलते ही मारिया और जेरोम नीरज ग्रोवर की लाश को गाड़ी की डिग्गी में रखते हैं और मनोर की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद ये दोनों भाई अंदर में 2 बोतल पेट्रोल खरीदते हैं और मनोर के पास जंगल में बैग्स फेंककर उनमें आग लगा देते हैं। इसके बाद मारिया और जेरोम घर वापस आते हैं और घर के पर्दे, बेडशीट, यहाँ तक कि फर्नीचर भी बदल डालते हैं ताकि कोई सबूत ही ना रहे। सबूत मिटाने के बाद मारिया और जेरोम अपने घर यानी कि कोची वापस आ जाते हैं। जेरोम भी अपने काम पर लौट जाता है और ये दोनों अपनी लाइफ ऐसे जीने लगते हैं जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ नीरज ग्रोवर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। दरअसल 7 मई के बाद 8 मई को जब नीरज ग्रोवर ऑफिस नहीं पहुंचा तो उसके कोलीग्स ने उसे फोन किया। दोस्तों ने और परिवार वालों ने भी नीरज ग्रोवर का नंबर ट्राई किया, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। इस तरह नीरज को गायब हुए पूरे 24 घंटे बीत चुके थे। इसलिए परिवार वालों ने देर नहीं की और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने भी नीरज की खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन नीरज का कुछ भी पता नहीं चला। पर हर क्रिमिनल की तरह मारिया और जेरोम भी कुछ सबूत मुंबई में ही छोड़ गए थे। दरअसल नीरज के 2 दोस्त पुलिस को बताते हैं कि हाल ही में नीरज की मारिया नाम की एक एक्ट्रेस के साथ दोस्ती हुई और 6 मई को नीरज मारिया के घर उसकी मदद करने गया था। ये सुनते ही पुलिस के शक की सुई मारिया पर घूमी और शक यकीन में तब बदला जब नीरज के एक और दोस्त ने पुलिस को बताया कि नीरज के गायब होने के कुछ घंटों बाद जब मैंने उसे फोन किया तो उसका फोन मारिया के पास ही था और मारिया ने फोन उठाकर कहा था कि नीरज अपना फोन उसके पास ही भूल गया है। और कुछ दिनों के बाद मारिया ने नीरज का फोन मुझे ये कहते हुए दिया कि वो 2 दिन से उसके पास नहीं आया है, ना ही उसकी नीरज से बात हुई है, इसलिए ये फोन वो नीरज को दे दे। ये सब सुनने के बाद पुलिस मारिया का नंबर लेकर उसकी कॉल हिस्ट्री निकालती है और पुलिस को पता चलता है कि 7 मई से 13 मई के बीच मारिया और जेरोम के बीच 1000 से भी ज्यादा बार बातचीत हुई है। बस फिर क्या था, पुलिस ने बिना देरी किए मारिया को उठा लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी गई। शुरुआत में मारिया हर आरोप से इनकार करती रही और फोन वाली बात और मारिया पुलिस से कहती है कि हाँ, 6 मई को नीरज ग्रोवर मेरे अपार्टमेंट में जरूर आया था
लेकिन रात 9 बजे सारा काम खत्म हो गया और वो वापस अपने घर चला गया, पर अपना फोन गलती से मेरे घर ही भूल गया, जिसके बाद उसने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। तो मैंने वो फोन उसके दोस्त को दे दिया क्योंकि मैं अपने घर जा रही थी। पुलिस मारिया की बातों पर विश्वास नहीं करती क्योंकि वो काफी गोल थी, इसलिए पुलिस अपनी जांच जारी रखती है और मारिया के अपार्टमेंट के पास वाले लोगों से पूछताछ करती है। और तभी पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगता है जिसके बाद मारिया का बचना लगभग नामुमकिन था। दरअसल मारिया की ही बिल्डिंग का एक गार्ड पुलिस को पूछताछ में बताता है कि उस शाम मारिया मैडम एक गाड़ी लेकर आई थी। मैंने देखा था उनके साथ एक लड़का भी था। वो दोनों कार से उतरे और घर से 2 बड़े-बड़े बैग लेकर आए, फिर उन्हें डिग्गी में डाला और दोनों निकल गए। ये सुनने के बाद पुलिस ने भी मारिया से सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया और मारिया ने सच को ताश के पत्तों की तरह खोलकर सामने रख दिया। पुलिस ने मारिया के बयान के बाद मारिया के घर में तलाशी ली, जहां से उन्हें वो चाकू भी मिल गया जिससे जेरोम ने नीरज को मारा था। मारिया के बयान के बाद पुलिस ने जेरोम को भी गिरफ्तार किया और जेरोम ने भी अपना जुर्म कबूल किया। इसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और इस केस की सुनवाई 3 साल तक चली। लेकिन दोस्तों 3 साल बाद इस केस में कोर्ट ने जो आदेश दिया उसे सुनने के बाद हर किसी का खून खौल गया। दरअसल 3 साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मारिया को 3 साल और जेरोम को 13 साल की सजा सुनाई, जबकि मारिया तो सजा सुनते ही जेल से बाहर भी आ गई, क्योंकि मारिया ट्रायल के दौरान पहले ही 3 साल 41 दिन जेल में बिता चुकी थी। इसलिए लोगों ने कहा कि इतने भयानक मर्डर के लिए ये सजा नहीं बल्कि मजा है। असल में कोर्ट का कहना था कि मारिया ने नीरज का मर्डर नहीं किया था। हाँ, उसने सबूत मिटाए थे, इसलिए उसे 3 साल की सजा सुनाई गई। वहीं जेरोम की सजा को लेकर कोर्ट का कहना था कि जो भी हुआ वो गुस्से में हुआ, ये कोई प्लान मर्डर नहीं था। इसलिए जेरोम को 10 साल और सबूत मिटाने के लिए 3 साल यानी कुल 13 साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा इन दोनों पर 50,000 का जुर्माना भी लगा और जुर्माने की राशि नीरज के पेरेंट्स को देने को कहा गया। हालांकि नीरज के परिवार वाले, माता पिता और दोस्त इवन देश की जनता भी इस फैसले से खुश नहीं थी, पर क्योंकि नीरज इकलौता घर में कमाने वाला था और उसके माता पिता की सेविंग्स कोर्ट के चक्कर में पहले ही खत्म हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने इस मामले पर हाई कोर्ट में अपील नहीं की और इस दिल दहला देने वाले जुर्म के लिए हत्या आरोपियों को सिर्फ कुछ साल की ही सजा हो पाई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कोर्ट का यह फैसला सही था या नहीं? नीरज को इतनी बेरहमी से मारा गया कि उसके माता पिता को अपने बेटे को आखिरी बार देखने का मौका भी नहीं मिला। क्या ये नीरज के साथ इंसाफ हुआ था? क्या इसे हमारे देश की ढुलमुल कानून व्यवस्था नहीं कहेंगे? कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।